हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, डायग्राम देख रहे हो ना। टॉपिक वही है, स्थिति को चेंज कर दिया। पहली स्थिति कंटिन्यू कर चुके थे, दूसरी पूरी कर चुके थे। अब कौन सी स्थिति की बारी है? तीसरी स्थिति की। तो वीडियो चालू करें। चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और इस समय फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप तीसरी स्थिति को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है बच्चों। इस स्थिति को बोलते हैं रेजोनेंस सिचुएशन, अनुनाद की अवस्था। क्या बोलेंगे इसे? अनुनाद की अवस्था। ओहो ओहो, ये तो चौंक ही दिक्कत दे रही है यहाँ पर। चलिए, ऑल राइट। तो अनुनाद की अवस्था स्थिति तृतीय। थर्ड। और इस सिचुएशन को कौन सी अवस्था बोलते हैं? अनुनाद। रेजोनेंस सिचुएशन क्या है इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में हमें बताया जाता है कि कुंडली के सिरों पर विभव पतन जो है वो संधारित्र के सिरों पर विभव पतन के तुल्य है। ऐसा, ठीक है। ये वो केस है। दोनों का जो विभवांतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान है तो क्या पता चला भाई? देखिए, VML को हम क्या लिखते हैं? IM इंटू XL लिखते हैं। और VMC को क्या लिखते हैं? IM इंटू XC लिखा जाता है। IM से IM कैंसिल, इसका मतलब XL का मान किसके बराबर है? XC के। अगर ऐसा है तो परिणामी प्रतिघात क्या होता था? X, और वो लिख सकते हैं XL XC, जो भी ज़्यादा उसमें से कम को। लेकिन यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं, तो मैं अगर लिखूँ XL माइनस XC तो ये कितना आएगा? 0। ठीक है। परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा या परिपथ की प्रतिबाधा भी लिख सकते हैं आप। चलिए, प्रतिबाधा होती है Z का फॉर्मूला क्या? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC तो खुद 0 है, तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का? हटाओ इसको, 0। तो Z बराबर गया R² का अंडर रूट, मतलब R। इस स्थिति में जो Z है बच्चों, बताओ मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है? अधिकतम है या फिर न्यूनतम है? सोचो, थोड़ा सा सोचो। कम हो रहा है या बढ़ रहा था? कम हो रहा है। कैसे? पहले तो इसके साथ में कुछ जुड़ रहा था तो वैल्यू बढ़ जा रही थी। अब जो जुड़ रहा है वो ही ख़त्म हो गया तो फिर वैल्यू घट जाएगी, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इस स्थिति में Z का मान क्या होता है? मिनिमम। प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और सोचो, अगर प्रतिबाधा धारा के मार्ग में अवरोध है ना। प्रतिबाधा क्या होती है? धारा के मार्ग में अवरोध होती है। तो हम बोलते हैं कि अगर Z खुद मिनिमम है, धारा के मार्ग में अवरोध कम है, न्यूनतम है, तो धारा उतनी ही ज़्यादा बहेगी। अरे बहेगी नहीं बहेगी? ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि चूंकि प्रतिबाधा न्यूनतम है तो बहने वाली धारा अधिकतम होगी। ठीक है, ये काम इतना सही था। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ इस स्थिति में प्रतिबाधा क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है। अब ये सोचिए, अगर प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वास्तविकता में ये वाला जो परिपथ है कौन से परिपथ की तरह बिहेव कर रहा है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह बिहेव कर रहा है। जो बिहेवियर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में था ना, सेम यहाँ पर आपको वैसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा। अभी अपन देखो डिस्कस करेंगे अपन उस चीज़ को। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया प्रतिबाधा कितनी है? कैपिटल R के बराबर है, जो कि न्यूनतम है। ठीक। अब देखो आगे, ये होने के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कालांतर और शक्ति गुणांक के बारे में।
आप बोलोगे सर आपने ग्राफ नहीं बनाया। अरे बनाएंगे बच्चों, सदिश आरेख भी बनाएंगे, कहाँ जाएगा वो। चलिए, तो यहाँ से अब अभी अपन बात कर लेते हैं कलांतर। किसके बीच में? धारा और वोल्टा के मध्य। कालांतर का देखो फॉर्मूला निकाल चुके हैं। फाई इज इक्वल्स टू क्या था? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बटा क्या? आर। देखो भाई एक्सएल माइनस एक्स सी का मान 0 है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब tan इनवर्स 0। अब बताओ tan थीटा के अंदर 0 मान कब आता है? 90 पे या फिर 0 पे? 0 पे। tan 0 का मान 0 होता है। तो हमने बोला ये 0 मान कब आएगा? जब थीटा का मान कितना हो? 0 हो। इसका मतलब कलांतर का मान कितना? 0। कलांतर 0 है, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? धारा और वोल्टा समान कला में। देखो प्रतिरोधी परिपथ में यही सिचुएशन थी, कलांतर वहाँ पर भी 0 था नहीं था? ठीक, तो आप कहेंगे इस स्थिति में धारा तथा वोल्टता समान कला में है। ठीक है, तथा धारा अधिकतम होगी। हाँ भाई, धारा होगी कितनी? अगर समान कला में है तो वोल्टा की कला देखो, उसी में ले जाओ भाई। तो ये क्या हो जाएगा? Im साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि वोल्टा की कला भी तो यही थी और धारा का अधिकतम मान ये। खत्म हो गया भाई। तो ये ध्यान में रखना। चलिए, कालांतर निकाल लिया। कालांतर निकालना, कालांतर 0 आया है। कालांतर 0 आया है तो फिर शक्ति गुणांक देखेंगे और मेरे हिसाब से आपको आंसर पता चल गया। अरे पता चला नहीं चला? कितना आएगा? कितना आएगा देवताओं? शक्ति गुणांक। देखो बच्चों, शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? हम बोलेंगे शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कोस फाई। फाई का मान निकाल चुके हैं, कितना? 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो शक्ति गुणांक वही, सेम प्रतिरोधी परिपथ की तरह। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अनुनाद की अवस्था में, स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, अनुनाद की अवस्था में श्रेणी RLC परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हो गई। अब आपके मन में जो दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि सर ने ग्राफ नहीं बनाए, तो एक बार में बना देंगे। ग्राफ तो बहुत इजी है इसके। ये डन हो गया। चले, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। केस 3 में ग्राफ के लिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सदिश आरेख। वेक्टर कर्व। देखिए, सबसे पहले इसके लिए वेक्टर कर्व बनेगा। प्रतिरोध के लिए क्या होगा? ये लो, ये धारा, ये प्रतिरोध का मैक्सिमम मान VMR हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? देखो जल्दी से, धारा फिक्स है, VML ऊपर। कितना VML? आंसर है जितना VML आप ऊपर की ओर बनाएंगे उतना का उतना VMC नीचे की ओर। मतलब अगर 2 लाइन ये ऊपर की ओर है तो ये 2 लाइन नीचे की ओर होगा।
तभी जाके तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। तो इसने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया तो फिर लाइन कौन सी बची, सिर्फ यही बची क्या। तो इसका मतलब ये है इस केस में VMRLC का मान किसके बराबर होता है, VMR के बराबर। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवपतन होता है ना, वही तुल्य विभवपतन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, तो ये सदिश आरेख हो गया। सदिश आरेख के बाद में अगर मैं फेजर की बात करूं, डायरेक्ट फेजर के ऊपर आए, तो फेजर क्या होगा, आंसर है आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक्स और वाई बनाना है। अरे ऐसा ही तो बोलते हो, पहले एक्स बनाओ और फिर क्या बनाओ, वाई बनाओ। फिर प्रतिरोध को किसी भी कोण से ले जाओ। तो हमने बोला ये धारा IM और ये प्रतिरोध VMR। ठीक है, चलिए अब इससे प्रतिरोध से 90 डिग्री आगे की ओर VML है ना, और प्रतिरोध से 90 डिग्री पीछे की ओर गया VMC, और दोनों क्या बराबर लंबाई के। बराबर लंबाई के तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन तो बची नहीं, बची सिर्फ ये लाइन, ये लाइन बची। तो ये किसके बराबर होगी, VMRLC के। और चूंकि यही परिणामी वोल्टा है, तो परिणामी वोल्टा के लिए कला ओमेगा टी। देखो धारा भी ओमेगा टी के साथ में, परिणामी वोल्टा भी ओमेगा टी के साथ में। हम यही तो कह रहे थे बच्चों, अरे यही कहा था ना। चलो, तो ये हो गया क्या, इसका फेजर आरेख होगा। ये बात ध्यान में रखना, लिख लीजिए स्टार लगा करके। इस स्थिति में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम एवं धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, बहने वाली धारा मैक्सिमम होती है, सीधे ऐसा केस था। ऑलराइट, अब अगर ये ऐसा हो गया है, तो यहाँ पर एक स्थिति और आती है कि वह कौन सी प्रत्यावर्ती आवृत्ति है, या फिर वह कौन सी आवृत्ति है जिस पर हम ये स्थिति प्राप्त करते हैं, अनुनाद की अवस्था प्राप्त की जाती है, उसे बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। जिस आवृत्ति पर अनुनाद की अवस्था को प्राप्त किया जाता है RLC परिपथ में, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अभी अनुनादी आवृत्ति हम निकालेंगे। ये बहुत मतलब ये पूछा जाता है कि अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, इसे डेराइव करो, है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये उतार लीजिएगा, बहुत सिंपल था इस केस के अंदर। तो आज हम इस केस से रिलेटेड या फिर RLC परिपथ से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हाँ भाई, अनुनादी आवृत्ति टॉपिक हमारे पास में क्या है, अनुनादी आवृत्ति। ये कहाँ से निकलेगा, तो हमें इस केस में पहले ही बता दिया गया है कि XL का मान किसके बराबर है, XC के बराबर है। इसका मतलब XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, और ये क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। अनुनादी अवस्था की कोणीय आवृत्तियां हैं ये, तो कोणीय आवृत्ति को अनुनाद की अवस्था में ओमेगा R लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओमेगा R। अब गौर कीजिए, इन दोनों को मैं गुणा कर सकता हूँ, या ओमेगा R को ओमेगा R से गुणा करूँ तो क्या मिलेगा, ओमेगा R का स्क्वायर, और इस L को इस तरफ लेकर जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/L × C। चलिए, तो ओमेगा R बराबर क्या होगा बच्चों, ओमेगा R बराबर होगा 1/√LC। डन हुआ क्या। ये जो चीज़ है ना, इसे भी अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन कौन सी, कोणीय अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, चलिए, अब ओमेगा कोणीय आवृत्ति आप सभी को पता है। कैसे लिखेंगे आवृत्ति के पदों में, 2πf लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हमने इसे ऐसा लिखा 2πf। चूंकि कोणीय अनुनादी आवृत्ति है, इसलिए FR आएगा बराबर में क्या, √LC, 1/√LC। तो अनुनादी आवृत्ति FR बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। बताओ डेरिवेशन 5 लाइन का ही है क्या, ये 4 ओके 6 लाइन का बन गया, लेकिन है तो इतना ही, सिंपल है ये। ठीक, तो हम ये क्या चीज़ है, ये अनुनादी आवृत्ति है।
चलिए ये समझ में आ गया। चलिए आज अपन क्या करेंगे, अब इसके ऊपर ये अगर ऐसा समझ में आया आपको तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके के सीधे सवाल आते हैं और बहुत अच्छे सवाल भी आता है। अनुनाद के ऊपर अगर सवाल आता है तो वो बहुत ईजी होता है। ठीक, तो आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, ये गांठ बांध लो कि उनमें से बहुत सारे या बहुत तरीके के पैटर्न के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्या है, इसे कैसे हैंडल करना है। चलिए तो न्यूमेरिकल आप आज अपन करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो आपको समझना है। ये अनुनादी आवृत्ति इंपॉर्टेंट था, डेरिवेशन 6 लाइन का ही है, लेकिन बहुत बार 2 नंबर का पूछा गया। अब देखो 6 लाइन से अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो बुरे नहीं है। हालांकि नंबर तो कोई से भी बुरे नहीं होते, बोर्ड के नंबर तो मलाई के बराबर है, खाई लो। ऑलराइट, ये मैं ओके इसको भी हटा देता हूँ, लेकिन ये डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि आरएलसी परिपथ के ऊपर सवाल करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें डायग्राम से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो सवाल करना चालू करते हैं। अभी इसके 2 ग्राफ को डिस्कस करना बाकी है अनुनादी परिपथ के, लेकिन उनके ऊपर एक अलग ही पॉइंट है, तो वो पॉइंट अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। वहाँ पर उन ग्राफ को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ऑलराइट, चलिए तो उदाहरण संख्या 10.18 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये सवाल, बहुत अच्छा है, सिंपल है। क्या बोल रहा है, निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना करो। आपको एक परिपथ दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको क्या देखना है, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता देखनी है। अब ये बहुत सिंपल सा है, उसके लिए आपने देखो डायग्राम में क्या दे रखा है, यहाँ पर 40 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ओके सी पहले लिख रखा है उसने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 वोल्ट लिखा हुआ है और ये 40। ठीक है, पता चल गया, वोल्टता की गणना करनी है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता VMRLC यही है। ये कैसे ज्ञात की जाएगी, आप सभी को पता है भाई। इस वाली वोल्टता को क्या लिखते हैं, VMR लिखते हैं। इस वाले को क्या लिखते हैं, VML लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, VMC लिखते हैं। यही है, आप गौर करेंगे इस वाले केस में VMC ज़्यादा है, VML कम है। ठीक है, तो इस वाले में इन दोनों का परिणामी क्या होगा, VMC माइनस VML होगा। यही होगा। शुरुआत में डेरिवेशन याद आ रही है क्या, VMC का मान VML से ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, परिणामी वोल्टता VMRLC का स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे, VMR का स्क्वायर प्लस जो ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे ना, VMC माइनस VML का स्क्वायर। बताओ भाई, करते थे नहीं करते थे, ये करते थे, इसी से डेरिवेशन फिर आता था, है ना। कब, जब इसका मान इसके ऊपर वोल्टता ज़्यादा हो, किससे, L से। चलिए ये मान दे रखे हैं आपको, VMR का मान कितना दे रखा है, 40। तो ये क्या है, 40 का स्क्वायर है। वो देखो VMC का मान 80 है, तो 80 माइनस क्या, 40 और उसका स्क्वायर, ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर। सॉल्व करने की हालांकि कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ये भी हो गया 40 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये कुछ ऐसा है, 2 गुणा 40 का स्क्वायर। बताओ भाई, ऐसा ही है ना, बराबर क्या, VMRLC का स्क्वायर। हमें तो ये सिर्फ ये निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर दो क्या, अंडर रूट करेंगे तो 40 तो बाहर आ जाएगा, और किससे गुणा होगा, √2 से। मात्रक क्या आएगा, बताओ भाई देवताओं, क्या आएगा मात्रक, वोल्ट। अरे वोल्ट में तो आएगा। चलिए तो ये डन हो गया। अब यहाँ पर समझो, ये सवाल अगर ऐसा होता,
VML और VMC का मान 80-80 वोल्ट दिया हुआ होता तो कौन सी स्थिति होती है? कौन सी? अनुनादीय अवस्था। ऐसा मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि परिपथ का कलांतर क्या होगा, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर होगा। बताओ क्या बताओगे? तो आप देखेंगे कि हमने देखा VML का मान VMC के बराबर है, अर्थात ये अनुनाद की अवस्था है। अनुनाद की अवस्था में कलांतर का मान कितना होता है? 0। हमें किसी और डेटा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे कलांतर कितना? 0, शक्ति गुणांक कितना? 1। ठीक है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास में आनी चाहिए। ऐसा डायग्राम देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो उसका तो पता चल गया आपको क्या आ रहा है। ऑल राइट, तो ये सवाल कंप्लीट हमारा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक सवाल करवा रहा हूं जो आपको हमेशा आने ही चाहिए। ये समझ में आ गए तो आप कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी आसानी से कर सकते हैं भाई। देखिए, इसका अगला सवाल जो हमें दे रखा है 10.19, ये सवाल कुछ ऐसा है कि एक LCR श्रेणी, मैंने बताया था आपको RLC या फिर LCR लिखा जाता है। एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात XL होता है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या? XL 18 ओम तथा धारितीय प्रतिघात 23 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल जिस तरीके से हमें दिया हुआ है ये 10.19 वाला उदाहरण है। आपको उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है? हमें बोल रहा है कि प्रतिरोध R का मान कितना है? 12 ओम है। फिर प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है बच्चों? XL होता है। कितना है? 18 ओम है। फिर धारितीय प्रतिघात XC कितना है? 23 ओम है। और बोल रहा क्या है? प्रतिबाधा Z क्वेश्चन मार्क और कलांतर। और ये सारा ही काम हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कहीं थी नहीं। क्या भाई? Z बराबर क्या होगा? R²। अब आप गौर करो कौन सा ज़्यादा है, XL ज़्यादा है या XC? आंसर है XC। तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XC माइनस XL हो जाएगा। और उसका क्या? होल स्क्वायर। यहाँ पर Z का स्क्वायर कर देता हूँ, Z लिखूंगा तो अंडर रूट लगा देंगे। चलिए, R² देखो, R² मतलब 12 का स्क्वायर। XC माइनस XL 23 माइनस 18 और उसका क्या? स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 हो गया। क्या 5 का स्क्वायर कितना? 25 और उसका क्या? अंडर रूट। ये तो कॉमन संख्या है, जोड़ो भाई 144 में 25, 169 सबसे कॉमन। तो फिर Z का मान कितना? 13 ओम। डन। चलिए, अब इसके बाद में बोल रहा है कलांतर। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फॉर्मूला चूक जाए, लेकिन चूकने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे सही चीज़ बनती है बच्चों वो क्या है? सदिश आरेख। सदिश आरेख पहले ही बना लो। तो हम बोलते हैं ये VMR हो जाएगा, ऊपर जाता है VML, नीचे जाता है VMC। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। अभी तो VMC ज़्यादा है तो हम बोल रहे हैं ये वाला ज़्यादा है, तो इसको कम कर दो। हालांकि न्यूमेरिकल में बनाने के लिए हमें इतना कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं देखना पड़ता, बस ये क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा नीचे की ओर, है ना। फिर हम बोलते हैं ये वाली चीज़ तो VMR थी और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ क्या हो जाएगी? VMC माइनस VML। ठीक है, अब अगर वो बन गया तो हमारे लिए आसानी से ये निकालना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता था Z, है ना, प्रदर्शित करने का तरीका। क्योंकि हमारे पास में ये चीज़ें V में नहीं दे रखी, Z में, R में, X में दे रखी है। तो हम बोलेंगे कि ये तो होता था Z, इस तरफ होता था R, और ये वाली चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये लिखेंगे क्या? XC माइनस XL, ऐसा ही लिखेंगे। और कलांतर के लिए हमें ये कोण निकालना है फाई। तो tan फाई बराबर क्या? लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब XC माइनस XL बटे आधार R। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स XC माइनस XL बटे R। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा? सबसे पहले सदिश आरेख बनाओ। सदिश आरेख से, ये रफ काम है बच्चों, जो मैंने किया वो रफ काम है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? किस तरीके से फाई कोण निकाला जाए। और वो 2 सेकंड के आसपास में, आप 2 सेकंड तो कम हो गया, 10 सेकंड में बन जाएगा, वो बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए, अब जो मान दिया हुआ है वो उठाओ। tan इनवर्स XC का मान 23
माइनस एक्सएल, एक्सएल का मान 18 बटे आर का मान 12, 5 आएगा क्या, 5/12। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब अगले पेज छोड़ दो भाई, उसको सॉल्व करना है तो करेगा, नहीं तो इसमें तो नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये, है ना। तो ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मैं एडजस्ट कैसे करूं फार्मूला में। आपको पता होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, एक्सेल का मान कहाँ बोल रहा है, एक्सी का मान कहाँ बोल रहा है ना। चलिए, अब 10.19 हो गया। 10.20 प्रॉपर कैलकुलेशन है जो मैं देख पा रहा हूँ, कैलकुलेशन प्लीज़ कर लीजिएगा। 10.21 बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जो 10.21 है ये बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा बच्चों। आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा 10.21 क्या है, एलसीआर श्रेणी प्रतिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मान निम्न है। देखिए, वोल्टता बराबर 300 साइन 100t, ठीक है। और धारा का मान क्या है, 6 साइन 100t माइनस 5। देखो 5 का मान नहीं लिखा अगले ने। यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध साफ साफ बोल रहा है, R का मान कितना है, 40 ओम, ठीक है, हो तो परिपथ में प्रतिबाधा, प्रतिघात, वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर। 3 चीजें बोल रहा है, प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिबाधा Z क्वेश्चन मार्क, प्रतिघात X, परिणामी प्रतिघात निकलेगा फिर X क्वेश्चन मार्क, और क्या बोल रहा है, कालांतर फाई। 3 चीजें, और अच्छा सवाल है बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं Z निकाल सकता हूँ, कैसे, तो मैंने बोला कि ये जब मैं देखता हूँ तो इसका फॉर्मूला मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, क्या भाई, ये होगा Vm साइन ओमेगा टी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलिए, और इसको अगर मैं देखूँ तो ये दिखता है मेरे को Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। डन। गौर करने वाली बात यह है कि परिपथ के अंदर दोनों की कोणीय आवृत्ति सेम होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस परिपथ में इसकी भी 100 और इसकी भी 100, दोनों की कोणीय आवृत्ति सही है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। अगर दोनों की कोणीय आवृत्ति सही नहीं दिख रही तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सही एक जैसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में, दोनों की कोणीय आवृत्ति क्या बनानी पड़ेगी, एक जैसी। मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिसमें सामने सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें उनकी कोणीय आवृत्ति को समान बनाना पड़ेगा। हाल वो समान ही होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि समान पता चले हमें। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो एलसीआर परिपथ वो पहले ही बोल चुका है, तो एलसीआर परिपथ है तो फिर इस वीएम को क्या लिख सकते हैं, वीएमआरएल से लिख सकते हैं इसको। यार ये तो मैंने बताया ही था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे क्वेश्चन में वीएमआरएलसी का मान फिक्स है, कितना, 300 वोल्ट। ठीक, फिर धारा आईएम का मान फिक्स है, कितना, 6 एम्पियर। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब Z तो निकलेगा ही निकलेगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ ऐसा ही किया था, VMRLC में भाग लगाया था किसका, IM का, यही किया था। अगर ऐसा है तो फिर ये कितना आएगा, 300 में 6 का भाग लगाओ, 6 पंजो 30, 50 मात्रक क्या, ओम। डन। चलिए, परिणामी प्रतिघात। अब प्रतिघात या तो XC माइनस XL होगा या XL माइनस XC होगा, हमें उससे कोई इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वास्तविकता में क्या है, XL, फिर ये निशान लगा दो, और XC, यही निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो सेकंड केस को सोल्व करने का पैटर्न हमें पता है, क्या भाई, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस
एक्स सी एक्स, ये एक्स एल लिख देता हूँ पहले, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन तो भी चलिए ऐसा ही। इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स लिख लूँगा। जेड का मान 50 तो ये 50 का स्क्वायर, आर का मान 40 तो ये 40 का स्क्वायर, और ये मान हमें ज्ञात करना है जिसे हम एक्स बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा है तो इसको इस तरफ लेकर के आओ, क्या होगा 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ऐसा ना सोल्व करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a माइनस बी मतलब 50 माइनस 40 और a प्लस बी 50 प्लस 40 बराबर क्या एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 10 गुणा क्या 90 बराबर क्या एक्स स्क्वायर। तो x का मान कितना हुआ, तो 9 का तो 3 और ये 100 बन गया, 100 का 10 तो 30 ओम। ठीक है, x का परिणामी मान कितना है 30 ओम है, ये बात ध्यान में रखना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। होता है नहीं होता। चलिए तो डन हो गया, ये x भी आ चुका है। अब क्या निकालना है, कलांतर। कलांतर निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था क्या, x बराबर क्या, सॉरी फाई बराबर क्या, tan इनवर्स XL XC बटा R। लिखा था नहीं लिखा था, जो ज़्यादा होगा उसको कम में से घटा देंगे, है ना, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। अब ऐसा अगर है तो हमें तो ये तो पता ही है ना, ये x है, x का मान अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, 30 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो फिर फाई का मान तो आ गया क्या भाई, tan इनवर्स, देखो भाई इसका मान कितना 30, r का मान दिया हुआ है सवाल में 40, कितना आएगा tan इनवर्स 3/4। अब अगले को आगे निकालना है तो निकालने तो अपना तो निकल चुका है, इतना ही सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में और क्या ऐड कर सकता था, कोणीय आवृत्ति को ज्ञात करो, कोणीय आवृत्ति 100। ठीक है, फिर आवृत्ति को ज्ञात करो तो कोणीय आवृत्ति बराबर 2πf होता है, तो 2πf बराबर 100, तो फिर f बराबर कितना हो जाएगा 100/2π, इससे भी हो जाएगा, है ना। और क्या बोल सकता है, धारा का अधिकतम मान 6 है तो धारा का RMS मान ज्ञात करो, तो 6/√2 Im/√2 करते हैं। वोल्टा का अधिकतम मान 300 है तो वोल्टा का RMS मान ज्ञात करो 300/√2। इस तरीके के इक्वेशन से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। कलांतर आ चुका है, आप शक्ति गुणांक के लिए बोल सकता है वो। ठीक है, अरे पता चल गया ना, देखो आपको x पता है, आपको r पता है, आपको z पता है, बताओ भी निकलेगा नहीं निकलेगा शक्ति गुणांक। ये भी तो पूछ सकता था, शक्ति गुणांक ज्ञात करो। शक्ति गुणांक क्या होता है, r/z होता है। r का मान 40, z का मान 50, तो फिर क्या हो जाएगा 40/50 मतलब 4/5। शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा इस केस में 4/5। तो अगर आपको चीज़ें पहले वाली समझ में आई, आपको थ्योरी समझ में आया, तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, ये आज का अंतिम सवाल होगा। 10.22 वाला सवाल देखिए। सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी और धारिता 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति का मान ज्ञात करो। अब थोड़ा सोचो, अधिकतम धारा कौन से में बहती है। देखो LCR परिपथ वो पहले से बोल रहा है, नहीं बोल रहा तो उसे बोलना चाहिए, वैसे बोलेगा ही, सीधी सी बात है। L और C तो पहले से लगा रखा है उसने। ठीक है, तो L और C का मान दिया हुआ है तो RL से परिपथ बन गया हमारे पास में देखा जाए तो। और अधिकतम धारा तभी बहेगी जब परिपथ अनुनाद की अवस्था में होगा। अनुनाद की अवस्था में होगा इसका मतलब XL का मान XC के बराबर होगा। उस स्थिति में कोणीय आवृत्ति, डेरिवेशन तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, ओमेगा r बराबर क्या √LC। चलिए क्या हो जाएगा L 0.5, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। C 8 × 10⁻⁻⁶। डन, ये 4 आ गया।
और 4 का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, गुणा 10 की घात क्या -3 आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक। 1/2 0.5 होता है, या फिर इसको ऐसा ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1000 में किसका भाग, 2 का, कितना आया 500। कोणीय आवृत्ति है रेडियन पर सेकंड में आएगी, ठीक है। ये आ गया तो फिर आवृत्ति भी निकल जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगा भाई 1/2 पाई रूट LC, अरे यही तो था FR, ये 1/1 रूट LC कितना है 500, 500 में किसका भाग 2 पाई का, 250 हो गया क्या, तो 250 में भाग लगाओ पाई का, और इस बार किस में आएगा हर्ट्ज में। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल सिंपल आएंगे, ये बात ध्यान में रखना। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, इसमें सवाल बहुत सिंपल है, बस आपको लॉजिक अप्लाई करना है। आपका लॉजिक सही बैठ गया, आंसर तो सही बैठेगा ही बैठेगा, उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो समझ में आना ही आना है, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, और कुछ नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।